हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर कंटिन्यू होगा चैप्टर 6 बैंकिंग, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक कौन है? इसे आप लोग कह सकते हो द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है, जो हमारी अदर्स बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, उन सबको जो ऑपरेट करेगा, उन सबका बॉस वो होता है हमारा सेंट्रल बैंक। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल करेगा उन्हें, ऑपरेट करेगा, रेगुलेट्स करेगा एंड डायरेक्शन भी देगा। डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। कंट्री का जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स है उसको भी सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करता है। अब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसे 1935 में कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया और 1975 में मुंबई में चेंज किया गया। ठीक है, पहले वो कलकत्ता में था और 1975 में मुंबई में आ गया। ठीक है, तो इसके फंक्शंस है काफी सारे, उन्हें देख लेते हैं। हमने सेंट्रल बैंक को तो समझ लिया, ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन है। उसके फंक्शंस हैं, आपको पता चल जाएगा आखिर सेंट्रल बैंक है क्या। ठीक है, पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। अब हमारे देश में बैंकें तो बहुत सारी हैं, तो क्या सारी बैंक हमारी करेंसी को पब्लिश कर सकती हैं या इशू कर सकती हैं? नहीं, हमारा सिर्फ सेंट्रल बैंक होता है जो हमारी करेंसी को इशू करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे कॉइन्स होते हैं उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, जो कॉइन्स है उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ठीक है, सेकंड है हमारा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर्स के तौर पे काम करता है। जैसे एज अ बैंकर क्या करता है, ये करंट अकाउंट ऑपरेट करता है उनका, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल ले लो या स्टेट गवर्नमेंट ले लो, दोनों के लिए काम करता है सेंट्रल बैंक, आरबीआई। ठीक है, उनका अकाउंट ऑपरेट करेगा, उनकी रेगुलर ट्रांजैक्शन को मेंटेन रखेगा। ठीक है, जैसे हमारे गवर्नमेंट जो स्टाफ होता है उसको सैलरी भेजनी पड़ती है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्टाफ है, और लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा उन्हें। एज अ एजेंट वो क्या करता है, और एज अ एडवाइजर। एज अ एजेंट जैसे कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट है या लोन रीपेमेंट है, वो सारे काम एज अ एजेंट करता है हमारा सेंट्रल बैंक। एज एन एडवाइजर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है। कैसे? जैसे कोई मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हो गई, बजटरी पॉलिसी से कोई भी रिलेटेड एडवाइस हो गई, या कोई अदर पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। तो ये हो गए हमारे पहले दो फंक्शंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड फंक्शन आता है बैंकर्स, बैंक एंड सुपरविजन। अब जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सब पे नजर रखता है, सुपरवाइजन करता है और उनको कंट्रोल भी करता है। ठीक है, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। ये हमारा है बैंकर्स, बैंक में आता है। जैसे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कैसे है? जैसे हमारा जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स आता है उसका एक कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ रेशो उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो सेंट्रल बैंक है एज अ कस्टोडियन काम करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। ठीक है, और जो रेशो वो आरबीआई के पास रखते हैं उसे कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में कैसे? जब भी हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते किसी भी कारण से, तो वो कहाँ जाते हैं? उनका सहारा होता है एक ही, आरबीआई। ठीक है, फादर ऑफ ऑल बैंक्स। तो वो इससे हेल्प लेते हैं, इससे लोन ले लेते हैं। ठीक है, इस थर्ड आता है हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। अब इसमें क्या है, जो हमारा आरबीआई है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबके अकाउंट्स आरबीआई के पास रहते हैं, और जो भी उनकी लेने देने की ट्रांजैक्शन रहती है, जैसे किसी ने लोन लिया, ठीक है, तो उसको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, या किसी ने आरबीआई में पहले से सरप्लस है किसी कमर्शियल बैंक के पास तो उसने जमा करा रखे हैं तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है आरबीआई इजीली कर पाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस के तौर पर। तो ये हो गया हमारा बैंकर्स, बैंक एंड सुपरविजन।
तो फोर्थ आता है हमारा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी मार्केट है, इकोनॉमी है, उसमें जो मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो डिसाइड करेगी हमारी आरबीआई, ठीक है, क्योंकि हमारी सेंट्रल बैंक है। कैसे करेगी? पहला है हमारा रेपो रेट। ये क्या है? जब भी हमारी कमर्शियल बैंक्स को मनी की जरूरत पड़ती है या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं तो वो आरबीआई से लोन लेती है। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेगी वो रेपो रेट होगा, ठीक है, जिस रेट पे वो लेगी। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो लेती है लोन तो वो होगी बैंक रेट, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट आ जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। अब देखो इसमें क्या कैसे होता है। अगर मान लो रेपो रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये रेपो रेट या बैंक रेट हमारी बहुत ज्यादा है, हाई है, तो जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से लोन नहीं ले पाएंगी। अगर वो इनसे लोन नहीं ले पाएंगी या लेंगे भी तो हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऐसे बैंक को। तो जो हमारे बोरोवर्स हैं इकोनॉमी में उनको भी लोन कम मिलेगा, और मिलेगा भी तो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो यहाँ से मनी कंट्रोल हो जाएगा, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, अगर ये दोनों रेट बढ़ती हैं तो। सेम इसके अपोजिट अगर ये कम हो जाती हैं तो जो हमारी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लोन ले सकती है ज्यादा। अगर वो यहाँ से ज्यादा लोन ले सकती है तो वो बोरोवर्स को भी लोन ज्यादा दे सकती है कम रेट पे, ठीक है। तो ये होगा हमारे बैंक रेपो रेट एंड बैंक रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमारी जो आरबीआई होती है वो सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करती है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? अगर वो मान लो परचेज कर लेती है सिक्योरिटीज को और सेल करती है, प्लस अगर वो सेल कर देती है, ठीक है, तो वो कंट्रोल कर लेती है मनी को। और अगर परचेज कर रही है तो वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब जो हमारी जितनी भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनको एक रेशो होता है, वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसको कहते हैं एलआरआर, ठीक है, नहीं उसको कहते हैं सीआरआर। कुछ रेशो उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है, उसे कहते हैं एलआरआर। अब जो रेशो उन्हें अपने पास रखना पड़ रहा है, सॉरी बैंक के पास, आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है, वो है हमारा सीआरआर। और जो अपने पास रखना पड़ रहा है वो है एसएलआर। जैसे 1000 रुपए में 100 रुपए में से उन्हें 10 रुपए बैंक आरबीआई के पास रिजर्व रखने हैं और 10 रुपए एसएलआर के रूप में, ये सीआरआर के रूप में अपने पास रखनी है, और आरबीआई के पास रखने हैं। तो जो हमारा 80 रुपए बचा तो हमारा कमर्शियल बैंक से 80 रुपए लोन दे सकता है आगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा? अगर मान लो बैंक ने सीआरआर और एलआरआर, या दोनों को एक साथ कह लो एलआरआर एसएलआर की जगह, इसको बढ़ा देता है तो ये दोनों बढ़ जाएंगे। तो अब जो मान लो ये 20-20 हो गए तो 40, तो अब 60 रुपए लोन दे सकता है हमारा कमर्शियल बैंक। तो ये हमारा मनी कंट्रोल करेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखो अगर हम कहीं पे भी बैंक में लोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है और हमें लोन कितना मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अगर मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हमारा 40% है तो जितनी भी इसकी वैल्यू होगी सिक्योरिटी की, उसका 60% हमें मिलेगा, क्योंकि 40% हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है। अगर मान लो 30 है तो हमें 70% मिल जाएगा हमारी जो सिक्योरिटी है उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जैसे 1 लाख है तो उसका 70,000 हमें मिल जाएगा अगर 30 है। तो 40 है तो हमें 60% मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो हमारी आरबीआई है कंट्रोल करती है मनी को मार्केट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना। और बाकी इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगा। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।